हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फिजिक्स में हमने फर्स्ट बुक में 6 चैप्टरों का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सीधा सा अर्थ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रत्यावर्ती विभवांतर जो हमने पीछे चैप्टरों में पढ़ा था वही है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसा विद्युत वाहक बल, ऐसा ईएमएफ जो क्या करे, समय के साथ परिमाण मींस मैग्नीट्यूड और दिशा डायरेक्शन दोनों में वेरिएबल हो, परिवर्तित होता रहे और निश्चित समय अंतराल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पुनः फिर से उसी मैग्नीट्यूड एंड उसी डायरेक्शन में उसकी पुनरावृत्ति हो। ऐसे वोल्टेज को, ऐसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। मीन्स ऐसा ईएमएफ जो समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वेरिएबल हो, चेंज होते रहे, एंड आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल वो अगेन उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में उसका रिपीटेशन हो, रिपीट करते रहे, ऐसी वोल्टेज कहलाती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। पीछे हमने जब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पढ़ा था तो उस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो एसी जनरेटर था उसका काम था प्रत्यावर्ती विभवांतर को उत्पन्न करना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उत्पन्न करता है। और उसका प्रिंसिपल यह था कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुंडली को हम चुंबक के ध्रुवखंडों के बीच घुमा रहे थे तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था, तो उस कॉयल से क्या क्रिएट हो जा रहा था, एक ईएमएफ, उस कॉयल में एक ईएमएफ क्रिएट हो जा रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जा रहा था। उसी को हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कह रहे थे। और ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी यही प्रत्यावर्ती विभवांतर था। और यदि वह सर्किट हम क्लोज कर दें, उस कॉयल से हम 2 वायर निकाल करके स्लिप रिंग्स से और कार्बन ब्रश से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट को दे रहे थे, तो हमको उसमें अल्टरनेटिंग करंट भी मिल रही थी। तो ये फिर से समझ लेते हैं। देखिए, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स होता है फाई मीन्स एन फाई। एन क्या है, यदि उस कुंडली में, उस परिपथ में जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या है, तो एन फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा पढ़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। पीछे हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो एन फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा मीन्स ओमेगा टी। फर्स्ट स्टेप आ गया है। यहां से शुरू कर रहे हैं। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को हमने पढ़ा था। तो फैराडे ने क्या कहा, जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस, इसका क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये पीछे हमने फैराडे
के नियम को पढ़ा हुआ है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा हुआ है। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू कितनी है? बी ए कॉस ओमेगा टी। एन तो बाहर कर दीजिए, डी अपॉन डी टी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट, बी ए कॉस। सो E इज इक्वल टू माइनस एन, इसमें से कॉस चेंज चीज इसमें से भी बाहर कर दीजिए, माइनस एन बी ए डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी मीन्स कॉस टी या कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। सो डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस साइन टी, सॉरी साइन टी माइनस साइन टी, ये माइनस साइन टी होता है। तो यहां पर डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो माइनस एन बी ए, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, तो यह आ गया माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया भाई, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस पूरी चीज को, इस एन बी ए ओमेगा, इतनी पूरी चीज को हम एन बी ए ओमेगा, इतनी पूरी चीज को हम क्या कह दे रहे हैं? ई जीरो या भी जीरो, इसके बदले ई जीरो। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई नॉट भी कह सकते हैं, ई जीरो साइन ओमेगा टी भी कह सकते हैं। अब प्रत्यावर्ती विभवांतर को हम भी से डिनोट करेंगे, आप ई से करिए या भी से, एक ही बात है। सो वी हैव भी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन फंक्शन के रूप फॉर्म पे आ गया भाई। नंबर एक चीज, फर्स्ट चीज आप समझते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को। यहां पर वी नॉट या ई नॉट क्या है? एन वी ए ओमेगा, ये वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू है, आयाम, एम्पलीट्यूड कहलाता है, अधिकतम मान, शिखर मान कहलाता है। ये नंबर दो चीज। अब समझिएगा कि क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, केवल दो लाइन में। एक तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट या वी नॉट एन बी ए ओमेगा, ये पीछे हमने डिस्कस करा हुआ है। किस में डिस्कस करा है? एसी जनरेटर में, एसी डायनेमो में हमने इसका स्टडी करा हुआ है। अब देखिएगा क्या है ये प्रत्यावर्ती विभवांतर, आराम से समझिएगा। देखिए ऐसी वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्ती हो, बदलता रहे, और निश्चित समयांतराल के बाद फिर उसी परिमाण और उसी दिशा में इसकी पुनरावृत्ति हो, तो ऐसी वोल्टेज कहलाती है प्रत्यावर्ती। देखिए मैं इधर वोल्टेज ले रहा हूं, इधर वोल्टेज भी, ये मूल बिंदु है, और इधर एक्स एक्स में, अलोंग वाई एक्स में तो हम वोल्टेज ले रहे हैं, और इधर एक्स एक्स में क्या ले रहे हैं? हम समय लेते हैं। समय के साथ वोल्टेज का वेरिएशन देखते हैं। समय के रिस्पेक्ट में वोल्टेज किस प्रकार से परिवर्ती हो रहा है देखिएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज, अब का वोल्टेज का मान बढ़ना घटना किस प्रकार से हो रहा है, वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ये देखिएगा, समय t इज इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, वोल्टेज का मान 0 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, फिर वोल्टेज का मान घटा, 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज का मान बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटा 0।
ये एक साइकिल है। देखिए एक साइकिल में क्या हो रहा है भाई, जब कुंडली को पूरा एक चक्कर घुमा देंगे तो वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, ये देखिए वोल्टेज की ये पीक वैल्यू है, दिस इज वी नॉट या ई नॉट। ये अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज का पीक वैल्यू है, माइनस वी नॉट कहेंगे इसको, आयाम है वोल्टेज का। फिर दूसरा साइकिल शुरू हो गया, फिर वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होगा मैक्सिमम, फिर ये दो रोटेशन हो गए। कुंडली को हमने दो रोटेशन घुमाया, इसका मतलब एक रोटेशन, एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जब हमने कुंडली को टाइम और वोल्टेज की का वेरिएशन देख रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का वेरिएशन देख रहे हैं, तो समय के साथ वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है, फिर घट रहा है, शून्य हो रहा है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है, फिर घट रहा है, शून्य हो रहा है। एक रोटेशन में ऐसा हो रहा है। तो ये जीरो, ये एक चौथाई चक्कर हुआ T/4, जब कुंडली को हमने π/2 रोटेट कराया। फिर हमने आधा चक्कर लगाया T/2, ये देखिए जीरो हो गया। वोल्टेज का मान जीरो से मैक्सिमम हुआ कितने टाइम इंटरवल के बाद, T/4, चौथाई चक्कर के बाद, फिर आधे चक्कर के बाद फिर से शून्य, फिर 3/4 3T/4, ये देखिए 3T/, फिर मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, फिर एक पूरे रोटेशन में, एक आवर्तकाल में वोल्टेज का मान क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब एक साइकिल में वोल्टेज का मान दो बार तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और दो ही बार क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर वोल्टेज ये देखिए उसी डायरेक्शन में फिर से रिपीट होनी शुरू होगी, उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में फिर से रिपीट हो रही है, ये अगेन भी जीरो। फिर आफ्टर टाइम इंटरवल T/4, टी में T/4 5T/4, फिर 6T/4 का मतलब 3T/2 पर जीरो, फिर 7T/4 ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 2T, दो साइकिल हो गए, फिर से जीरो। इसका मतलब इस प्रकार की वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऐसी वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण एंड डायरेक्शन दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली वेरी करेगी, वेरिएबल होगा, चेंज होएगी, और निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगेन उसी मैग्नीट्यूड एंड उसी डायरेक्शन के साथ उसका रिपीटेशन होगा। तो इस प्रकार की वोल्टेज होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब एसी जनरेटर में क्या कर रखा था हमने, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में हमने क्या करा था कि चुंबक के ध्रुव खंडों के बाद कुंडली को रोटेट करा रहे थे, रोटेट कराया शून्य से π/2, नहीं π/2, तो वोल्टेज फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वोल्टेज का मान अधिकतम होगा, फिर आधा चक्कर घुमाएंगे, पाई करेंगे, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, फिर जीरो से मैक्सिमम होगा कितने पे, 270 पे, 3π/2 पे, और फिर पूरा एक साइकिल हो जाएगा, 2π रोटेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान फिर से जीरो हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी चीज हम पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इसको निकालेंगे नहीं, सीधे ही इक्वेशन लिख देंगे। ऐसी धारा, ऐसी करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में समय के साथ, इसमें भी क्या होगा, समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों में बदलती रहती है, और निश्चित समयांतराल के बाद फिर से उसी परिमाण और उसी दिशा में इसकी भी पुनरावृत्ति होगी। ऐसी करंट को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अब ओम्स लॉ, जब हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकाल दी, V = V0 sin ωt, सो I = V/R। R क्या हो गया, कुंडली का प्रतिरोध हो गया।
तो v का वैल्यू रख दीजिए, v इज इक्वल टू एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, v से निकाला हुआ है, अपॉन r। अब ये एन वी ए ओमेगा था v नॉट, एन वी ए ओमेगा अपॉन r को हम कहेंगे आई नॉट। इस पूरी चीज को हम क्या कह देंगे, आई नॉट। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, भी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, भी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या भी इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था कि नहीं, एन बी ए साइन ओमेगा टी अपॉन आर, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, ये आई नॉट हो गया। करंट की पीक वैल्यू हुई साइन ओमेगा टी, ये भी साइन फंक्शन के फॉर्म पे आ गया। देखो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी साइन फंक्शन है। जो भी साइन फंक्शन होता है वो क्या करता है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू, कॉस और साइन फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और साइन की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होती है, -1 टू +1। सिमिलरली कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होती है, -1 टू +1। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये आवर्ती फलन है। तो वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शंस है, मतलब टाइम डिपेंडेंट है। समय के रिस्पेक्ट में जब भी वोल्टेज, मतलब जब फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्रिएट होगा, वही प्रत्यावर्ती विभवांतर हो गया। यदि वो क्लोज सर्किट होगा तो उसमें करंट भी फ्लो होगी, वो जो प्रेरित धारा थी वही प्रत्यावर्ती धारा है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हियर आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। आर क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है, और आई नॉट क्या हो गया, ये करंट की पीक वैल्यू हुई, पीक वैल्यू ऑफ दी करंट, करंट का आयाम कहलाएगा। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओ, ये थर्ड चीज, और ये आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ओमेगा अपॉन आर, ये फोर्थ चीज। तो हमने क्या पढ़ा, दो चीजें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने वोल्टेज का वेरिएशन देखा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक उसी प्रकार से मैं एक्स एक्स में टाइम ले लूं, ठीक, समय टी के रिस्पेक्ट में हम करंट का वेरिएशन पढ़ते हैं। इधर मैंने करंट ले लिया, ये ओरिजिन हुआ, तो समय के साथ करंट की धारा का मान भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा, शून्य होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम, फिर जीरो। एक साइकिल हो गया, फिर दूसरा साइकिल शुरू होगा, निश्चित टाइम इंटर के बाद फिर से करंट उसी डायरेक्शन में रिपीट होने शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर जीरो से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो। इस प्रकार से जो हमको करंट मिल रही है ये अल्टरनेटिंग करंट होगी। समय के साथ धारा का मान भी बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है, ये जो पहली हो रही है आई नॉट है, आई नॉट पीक वैल्यू है, करंट का एम्पलीट्यूड है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट का एम्पलीट्यूड है, इसको माइनस आई नॉट कहेंगे। एक रोटेशन में क्या करेंगे, एक रोटेशन देखो, ये जीरो, ये चौथाई T/4, T/4 पे जीरो से T/4 मीन्स कुंडली को हमने जब π/2 रोटेट कराया तो करंट की वैल्यू जीरो से I0 होगी, मैक्सिमम होगी। फिर π/2 और रोटेट कराएंगे तो आधा साइकिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, मतलब T/2 टाइम इंटरवल के बाद फिर से करंट मैक्सिमम वैल्यू से घट करके जीरो हो जाएगी। फिर π/2 रोटेट कराएंगे मीन्स आफ्टर, फिर से T/4 टाइम इंटरवल के बाद, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया 3T/4। फिर करंट जीरो से बढ़ करके क्या हो जाएगी I0। फिर जब पूरा एक रोटेशन हो जाएगा, मतलब एक टाइम पीरियड हुआ है, मतलब 2π एंगल जब हम पूरा कॉइल को रोटेट करा देंगे, फिर से करंट की वैल्यू मैक्सिमम से जीरो। फिर दूसरा साइकिल शुरू होगा, फिर से
π/2 रोटेशन करने के बाद फिर और π/2 रोटेशन करेंगे तो करंट की वैल्यू फिर 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से ये 2t टाइम इंटरवल 2 साइकिल के बाद हो गया। ऐसे ही थर्ड, इसका मतलब ऐसी धारा जिसका परिमाण और जिसका दिशा, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल it repeat with the same magnitude and same direction। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में ये क्या करती है, रिपीट करती है। तो ऐसी करंट, ये पीरियोडिक फंक्शन है भाई, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, ये 2 डायरेक्शनल करंट होती है। 2 डायरेक्शनल करंट अभी पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल 2 चीज़ों को समझा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज नंबर 1 एंड नंबर 2 अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, ऐसी वोल्टेज जिसका मान, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, वो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ये देखिए, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। और उसके लिए इक्वेशन क्या है, V = V0 sin ωt। ये V0 है वोल्टेज का आयाम, ये माइनस V0 है वोल्टेज का आयाम, फिर प्लस V0, ये माइनस V0, और V0 = NBA ω। N कुंडली में फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं उस कुंडली को, A कुंडली का क्षेत्रफल, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, वो कोणीय आवर्ती भी कहते हैं उसको। और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं और निश्चित समय अवधि के बाद फिर से उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड के साथ उसका रिपीटेशन होता है, वो कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट। I = I0 sin ω। I0 ओम से लो लगाओगे, I = V/R, V NBA ω sin ωt/R, NBA ω/R, ये I0 हो गया। I0 = NBA ω। आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें अच्छे से देख लीजिएगा। 2 चीजें हमने पढ़ ली, क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की होल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए, एवरेज वैल्यू निकालने से पहले हम प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं जो बहुत ही आवश्यक है। हमने लिखा है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ डेफिनिशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। सम डेफिनिशंस रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान से देखिएगा, ये चाहिए हमको। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एम्पलीट्यूड देखिए, आयाम, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा आयाम, करंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। ऐसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को वोल्टेज आयाम कहेंगे, V0 कहेंगे। करंट का आयाम I0 और वोल्टेज का आयाम V0। सो धारा का आयाम, धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू क्या है, वो उसका करंट का क्या है, आयाम कहलाता है। और इसको ध्यान रखिएगा, हमने पीछे पढ़ा है I। ये देखिए करंट, करंट का समय के रिस्पेक्ट में हमने वेरिएशन देखा, तो करंट का आयाम ये I0, ये माइनस I0, फिर ये प्लस I0। पीरियोडिक मोशन में भी ऐसा ही होता था। तो I0 = NBA ω/R। सिमिलरली V0 ये देखिए, V0 = NBA ω, ये V0 माइनस V0, फिर प्लस V0 माइनस V0। ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, पीक वैल्यू है।
एक तो ये याद रखिएगा, वी नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा एंड आई नॉट इज इक्वल टू धारा का शिखर मान क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। दूसरा देखिए टाइम पीरियड, जितने समय में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा अपना एक साइकिल पूरा कर लिया जाएगा, एक चक्र पूरा कर लिया जाएगा, उसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब टाइम पीरियड। क्या, जितने समय में प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा अपना एक चक्र पूरा किया जाता है उसको प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। जैसे कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करा रहे थे तो एक साइकिल ये हुआ, ये धारा का मान बड़ा अधिकतम हुआ, फिर घटा शून्य हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बड़ा अधिकतम हुआ, फिर घटा शून्य हुआ, 2 बार अधिकतम 2 बार शून्य, तो एक साइकिल हो गया ये। एक साइकिल में लगा समय, एक साइकिल को 4 भागों में बांटिए, T/4, T/2, 3T/4 एंड T। फिर दूसरा साइकिल शुरू हो गया, फिर T/4 आगे को जोड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब ये वोल्टेज का और धारा का आवर्तकाल मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल का मतलब प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक साइकिल करने में या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के द्वारा एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगेगा वही प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाएगा। और पीछे भी पीरियोडिक मोशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें वोल्टेज का नहीं, उसमें वो सरल आवर्त गति में आयाम था, पढ़ा हुआ है, और सरल आवर्त गति में हमने टाइम पीरियड पढ़ा हुआ था। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π/ω। ये ओमेगा क्या है, जो कुंडली को हम किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जो कुंडली को रोटेट करा रहे हैं उसकी कोणीय वेग है, घूर्णन आवृत्ति है, उसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। और तीसरी चीज चाहिए हमको आवर्ती, वोल्टेज एंड करंट का एम्पलीट्यूड चाहिए नंबर 1, वोल्टेज और धारा का आवर्तकाल चाहिए T इज इक्वल टू 2π/ω, या ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू भी होता है तो T इज इक्वल टू 1/न्यू आएगा। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, आवर्ती, एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने साइकिल पूरा कर लेगी, एक सेकंड में साइकिलों की संख्या, वही प्रत्यावर्ती धारा की क्या हुई, फ्रीक्वेंसी हुई, आवृत्ति हुई। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को हम F या न्यू से डिनोट करेंगे, या तो F से डिनोट करेंगे या न्यू से। न्यू इज इक्वल टू 1/T होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/T, और T ऊपर 2π/ω पड़ा हुआ है तो इसका अपोजिट कर देंगे तो F और न्यू इज इक्वल टू ω/2π। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π, इसको भी याद रखिएगा। और इस T इज इक्वल टू 2π/ω को हमने 5वीं चीज कह रखा है, ये टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। और आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 2ω/2π, या ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, ये नंबर 6 चीज हो गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, उसके लिए हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, शिखर मान पढ़ा, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम अपने घरों में एसी धारा को प्रयुक्त करते हैं, बिना उसके हमारा काम ही नहीं चलता है। जो हम अपने घरों में ये जो लाइट यूज करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ये लाइट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा यूज करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कितनी हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज की। ये बात ध्यान रखना, एसी जो करंट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और डीसी डायरेक्ट जो करंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। ये दो बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, वैसे आगे आएगा तो मैं हिंट करूंगा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका अर्थ क्या समझे हम?
इसका अर्थ ये हुआ कि 1 सेकंड में धारा 50 बार तो एक दिशा में अप करेगी और 50 बार डाउन करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। 50 बार एक डायरेक्शन में, 50 बार अपोजिट डायरेक्शन में। एसी करंट किस प्रकार से फ्लो कर रही है भाई? इस प्रकार से। एसी करंट किस प्रकार से फ्लो कर रही है? ये टाइम के रिस्पेक्ट में एसी का फ्लो है भाई। सपोज हम एसी करंट को टाइम के साथ इस करंट का वेरिएशन देखें तो हमने इस प्रकार से देखा। जबकि डीसी करंट कैसे फ्लो करती है भाई? वन डायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में, ये ऐसे। डीसी का मतलब क्या हुआ? जो बैटरी वगैरह से हमको करंट मिलती है, ठीक है। तो हम जो घरों में एसी प्रयुक्त करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ये इसको ध्यान रखना। और दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। फिर से और डिटेल पे जाते हैं। तो इसका मतलब माना हमने घर में एक बल्ब जला रखा है, तो ये जो बल्ब है ये 1 सेकंड में क्या करेगा? 100 बार तो जलेगा और 100 ही बार क्या होगा? बुझेगा। 100 बार बंद होगा और 100 बार जलेगा। इसका मतलब एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान हमने पीछे पढ़ा है, 2 बार तो अधिकतम होता है, 2 बार शून्य होता है। इसीलिए 1 सेकंड में बल्ब 100 बार तो जलेगा और 100 ही बार क्या होगा? बुझेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब 100 बार जलेगा 1 सेकंड में, 100 बार। परंतु हमारी आंख की एक ऐसी पावर होती है जिसको हम दृष्टि निर्बंधन कहते हैं। यदि कोई परिवर्तन 1 सेकंड के 10वें हिस्से के अंतर्गत हो जाता है, 1/10 सेकंड के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं या 1/10 सेकंड से कम समय में जो परिवर्तन होते हैं, यूं कह दें कि 1/10 सेकंड तक जो परिवर्तन होते हैं उसको हमारी आंख पकड़ लेती है, देख लेती है, अनुभव कर लेती है। परंतु 1/10 सेकंड से कम समय में हुए परिवर्तन को, या तो 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है और 100 ही बार बुझ रहा है। देखिए 100 बार बुझ रहा है और 100 बार जल रहा है, तो इसका मतलब सेकंड के 100वें हिस्से में परिवर्तन हो जा रहा है, बहुत ही कम है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक जो परिवर्तन होता है उसको तो हमारी आंख कैच कर लेती है, परंतु 1 सेकंड के 10वें हिस्से से कम समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसको हमारी आंख अनुभव नहीं कर पाती है। इसलिए हमको बल्ब क्या होता है? हमेशा जलता हुआ दिखाई देता है, जबकि हो क्या रहा है? बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, कंटिन्यूअसली 1 सेकंड में 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। परंतु हमारी आंख की इतनी ऐसी पावर नहीं है कि सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहा है उसको पकड़ ले, उसको अनुभव कर ले। हमारी आंख केवल, ये बात भी ध्यान रखना, हमारी आंख सेकंड के 10वें हिस्से तक यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस वहीं तक हमारी आंख क्रियाशील रहती है, उन परिवर्तनों को हमारी आंख अनुभव कर लेती है। परंतु उससे कम समय में यदि कोई वेरिएशन हो जाता है, कोई चेंज हो जाता है, तो उसको हमारी आंख अनुभव नहीं कर पाती। अच्छा, ये बात क्लियर होगी कि प्रत्यावर्ती धारा हमारे देश में, हमारी कंट्री में जो उत्पन्न होती है, एसी करंट उत्पन्न होती है, मैक्सिमम एसी करंट उत्पन्न हम करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। और कुछ कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर 60 हर्ट्ज की भी, हम भी कर सकते हैं उसको, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की एसी का भी उत्पादन करते हैं। तो हम जब क्वेश्चन आएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ऐसा दिया होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हमारे कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है उसको हम ये मान के चलेंगे कि 50 हर्ट्ज होती है। ये अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड 2-3 चीजें, मुख्य चीजें होगी। एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एक फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ, एक टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल टी, और
करंट का शिखर मान पीक वैल्यू आई नॉट, वोल्टेज का शिखर मान वी नॉट। ये करंट और वोल्टेज से रिलेटेड सम डेफिनेशंस हो। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा है कि इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के भाई एवरेज मान क्या होंगे, पीक मान कितने होंगे, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो 6 चीजें हमने पीछे पढ़ी है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। 4 चीजें हो गई। और उसके बाद हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, 4 2 6। अब हम वोल्टेज और करंट का एवरेज वैल्यू पढ़ते हैं। किस वोल्टेज और किस करंट का? अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण, ये हमने पढ़ लिया है। दिशा दोनों ही पीरियोडिक रूप से, आवर्ती रूप से का मतलब समय के साथ लगातार बदलती रहती है। पीछे हमने देखा एक पूरे चक्र में, हमने ये देखा एक होल साइकिल में क्या हो रहा था, अल्टरनेटिंग करंट का मान 2 बार तो अधिकतम हो रहा था और 2 ही बार न्यूनतम हो रहा है। तो एक पूरे चक्र में होते हैं 2 अर्धचक्र। समझिएगा भाई, इसको हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा, ये रफ देखिएगा। ये प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ वेरिएशन, एक साइकिल हुआ ये देखिएगा, एक साइकिल, ये पूरा एक साइकिल हुआ। इधर को यदि मैं समय लूं टी और इधर को मैं सपोज करंट लूं आई का मान ये देखो 0 से बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर घट रहा है, 0 हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर एक साइकिल हो गया है। एक साइकिल में ये देखो 0 से जब कुंडली को π/2 रोटेट कराया तो करंट की वैल्यू I0 हो जा रही है। फिर और π/2 रोटेट कराएंगे तो कितना रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन पाई, फिर ये 0 हो गया। फिर 3/4 कराइए तो -I0 हो गया, वहां +I0, यहां -I0, ये 3π/2 और पूरा रोटेशन कुंडली को एक पूरा चक्कर 2π, फिर से 0, मीन्स T/4, T/2, 3T/4 और T। एक साइकिल में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, 2 बार तो ये अधिकतम मैक्सिमम हो रही है, देखो ये, और 2 बार क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब देखिएगा फिर हमको क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा के 2 साइकिल है, 2 साइकिल। ये देखिए, ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। तो हम फर्स्ट हाफ में एवरेज मान, आई का एवरेज मान, आई एवरेज फर्स्ट हाफ में निकालते हैं और सेकंड हाफ में भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो कितनी आएगी देखिएगा। और होल साइकिल के लिए पीरियोडिक फंक्शन है, तो एक में जो एवरेज वैल्यू आएगी दूसरे में भी उतनी ही आएगी, परंतु साइन अपोजिट आएगा। तो होल साइकिल के लिए करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी निकालेंगे, देखेंगे। ये देखिए आप हम क्या करते हैं फिर प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में, तो प्रत्यावर्ती एक दिशा में बह रही है, हमने देख लिया, और दूसरे हाफ साइकिल में क्या हो रही है, विपरीत दिशा में बहती है। मतलब प्रथम हाफ साइकिल में एक दिशा में धारा का मान अधिकतम होता है, फिर अधिकतम से 0 हो जाता है। फिर दूसरे अर्धचक्र में विपरीत दिशा में धारा का मान अधिकतम होता है और फिर 0 हो जाता है। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में एक ओर को बढ़ रही है धारा, सेकंड हाफ साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। इस प्रकार एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज वैल्यू तो 0 हो गया, ये सबकी समझ में आ जाना चाहिए। अब परंतु प्रथम अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हाफ साइकिल
ये देखिए, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये यहां तक, ये सेकंड हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब फिर से समझिए, ये फर्स्ट हाफ साइकिल और ये सेकंड हाफ साइकिल। यदि इधर को मैं समय ले रखा हूं, इधर को करंट ले रखा हूं, तो 0t/4 और ये t/2 आधा साइकिल हो गया। फिर ये 3t/4 और ये फिर हो गया t। तो फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब 0 to t/2, ये फर्स्ट हाफ 0 to t/2, 0 यहाँ पर t/4, फिर ये यहाँ पर t/2, ये t/2 है भाई, ये 3t/4 है, ये फिर t है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज मान निकालते हैं, तो कहाँ से निकालेंगे? देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I = I0 sin ωt हमने पढ़ा हुआ है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां से शुरू करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, dt से ऊपर गुणा भी कर देंगे और dt से भाग भी कर देंगे और फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे। प्रथम अर्धचक्र के लिए एवरेज वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रल करेंगे 0 to t/2 I dt अपॉन 0 to t, इंटीग्रल 0 to t, लिमिट हुई हो फर्स्ट हाफ साइकिल में, dt। ये एवरेज वैल्यू कहलाती है। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल इंटीग्रल ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt, ये क्या कहलाएगा? I एवरेज। यदि ऐसे भी आपकी समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत ही शॉर्ट मेथड से मैं बताऊंगा, अभी पहले इसको देखिएगा। अब 0 to t फर्स्ट हाफ में है, देखिए I dt का मतलब I0 sin ωt dt, ध्यान से समझिएगा, अपॉन 0 to t/2 dt। ऊपर वाला देखिए, I0 तो बाहर कर दीजिए, I0 तो बाहर आ गया। साइन ωt का इंटीग्रल होता है -cos ωt और ωt का होता है 1/ω और लिमिट हो गई 0 to t/2 और नीचे dt का इंटीग्रल t और लिमिट होगी 0 to t/2। अच्छा भाई, रख दीजिए लिमिट, ऊपर और नीचे लिमिट रख दीजिए। I0 अपॉन ओमेगा तो अलग कर दीजिए और माइनस साइन को भी बाहर कर लीजिए। -I0 अपॉन ओमेगा बाहर कर दिया। पहले ऊपर वाला देखिए, कॉस ओमेगा टी के बदले t/2 माइनस कॉस ओमेगा टी के बदले 0, तो ओमेगा इंटू 0 0 ही हुआ, कॉस 0 अपॉन नीचे टी के बदले t/2 माइनस टी के बदले 0, ये नीचे हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। -I0 ओमेगा कॉस, ऊपर देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t पड़ा हुआ है अभी हमने, इंटू t/2 माइनस कॉस 0, कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, कॉस पाई बचाई माइनस कॉस 0 और नीचे बचा t/2 माइनस 0, तो t/2, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2I0 अपॉन ओमेगा, 2 ऊपर जाएगा, ये देखिए 2I0 अपॉन ओमेगा और माइनस चिन्ह को और t नीचे ही रहने देना, 2I0 अपॉन ओमेगा, t नीचे ही रहा ये, और माइनस चिन्ह को अंदर करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, कॉस 0 माइनस कॉस पाई, कॉस 0 का मान 1, कॉस पाई का मान -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 आ गया, तो 2I0 अपॉन 2π/t, ओमेगा का मतलब 2π/t, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाए, परंतु 2 यहाँ भी आ रहा है, तो क्या आ गया, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए I एवरेज इज इक्वल टू प्लस आ रहा है साइन, ये ध्यान रखना, 2I0 अपॉन पाई। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू होती है +2I0 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू रखोगे 1.41, देंगे पाई इज इक्वल टू
22/7 3.14 रखोगे तो 2 का भाग करो, 2 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.637 आई नॉट। ऐसे ही नीचे वाले हाफ साइकिल में, द्वितीय अर्धचक्र में, सेकेंड हाफ साइकिल में आई एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस, जैसे वहां निकाला ऐसे ही यहां निकालोगे, -2 आई नॉट अपॉन पाई, या -0.637 आई नॉट। ये देखो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो होल साइकिल क्या हो जाएगा, 0। तो होल साइकिल के लिए आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हुआ। यदि जिन बच्चों की समझ में ये इंटीग्रल वगैरह वगैरह नहीं आ रहा है, बायो वाले कुछ बच्चे जिनकी समझ में ये चीज़ें नहीं आती, उनके लिए मैं बहुत ही आसान एक लाइन का और आधे मिनट में बता दे रहा हूं। देखिए, ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट, ये देखिए समय के साथ ये ऐसे वेरिएशन हो रहा है। एक साइकिल को हमको केवल देखना है, इधर को हमने क्या लिया है, टाइम, और इधर को क्या लिया है, करंट। ठीक है, आई एक हाफ साइकिल हुआ, ये यहां देखो, ये ऊपर वाला फर्स्ट हाफ हुआ, ये नीचे वाला सेकंड हाफ हुआ। इस फर्स्ट हाफ में करंट की वैल्यू 0 से आई नॉट हो रही है, 0 से आई नॉट हो रही है π/2 रोटेशन में। π/2 रोटेशन में कितना हो रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा, π/2 जब रोटेट करेंगे कॉयल को, तब करंट की वैल्यू 0 से आई नॉट, या फिर π/2 रोटेट करेंगे तो मैक्सिमम आई नॉट से 0। π/2 रोटेट कराए 0 से आई नॉट, अगेन π/2 रोटेट कराएंगे तो आई नॉट से 0। सो 1 रेडियन रोटेट कराने पर, जब π/2 रेडियन रोटेट कराने पर करंट की वैल्यू में कितना वेरिएशन हो रहा है, आई नॉट का, तो 1 रेडियन रोटेशन के लिए कितना आई नॉट अपॉन π/2, तो क्या आ जाएगा 1 रेडियन के लिए 2 आई नॉट अपॉन पाई। यही होता है आई एवरेज फर्स्ट हाफ में, एक आधे मिनट का। ठीक है, π/2 रोटेशन कराने पर करंट में वेरिएशन हो रहा है, करंट में चेंज हो रहा है आई नॉट का, इसलिए 1 रेडियन का रोटेशन कराने पर जो करंट में वेरिएशन होगा, चेंज होगा, वही क्या होगा, आई एवरेज। फर्स्ट हाफ में आ रहे 2 आई नॉट अपॉन पाई, और सेकेंड हाफ में -2 पाई नॉट अपॉन आई। ये कौन वाली चीज आ गई भाई, ये नंबर 7वीं चीज आ रही है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई, और सेकेंड हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू -2 आई नॉट अपॉन पाई। देखिएगा, ठीक इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे क्या, सीधे जब हमको एक तरीका आ गया तो उसको भी लिख देंगे। अतः प्रत्यावर्ती धारा के किसी पूर्ण, फॉर होल साइकिल, कंप्लीट साइकिल, आई एवरेज इज इक्वल टू ±2 आई नॉट अपॉन पाई। का अर्थ हुआ कि फर्स्ट हाफ में प्लस, सेकंड हाफ में माइनस, और पूरे चक्र में क्या हो गया, ये 0 नहीं हो जाएगा। अरे +2 आई नॉट अपॉन पाई -2 आई नॉट अपॉन पाई 0 हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र में धारा का मान, किसी भी पूरे एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज मान क्या होता है, 0। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के किसी पूर्ण चक्र में भी दो वोल्टेज, भी जैसे करंट वैसे ही वोल्टेज। फर्स्ट हाफ साइकिल में वोल्टेज का एवरेज वैल्यू कितना हुआ, +2 V0 अपॉन पाई, और सेकंड हाफ में कैसा आएगा, -2 V0 अपॉन पाई। तो होल साइकिल के लिए क्या लिख देंगे हम, एक साथ V एवरेज इज इक्वल टू +-2 V0 अपॉन पाई। परंतु ये ध्यान रखिएगा, यह औसत मान जो होगा
किसी पूर्ण चक्र के लिए शून्य होगा, ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में उतना ही माइनस। तो ये सातवीं चीज आई हमारी, क्या? आई एवरेज इज इक्वल टू प्लस माइनस 2I0 अपॉन पाई, और बी एवरेज इज इक्वल टू प्लस माइनस के फॉर्म पे मैंने लिखा हुआ है। प्लस का मतलब ऊपर वाले फर्स्ट हाफ साइकिल में प्लस में होगी, नीचे वाले हाफ साइकिल में माइनस। ये आठवीं चीज। वोल्टेज की एवरेज वैल्यू भी हमने पढ़ ली है। धारा की एवरेज वैल्यू, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। अब हमारे पास आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज होंगी, इनका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, वर्ग माध्य मूल वेग। इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ओके।